कोरोना को लेकर रहे सावधान। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो सावधान। अगर कोरोना की त्रासदी को भुला बैठे हैं तो सावधान, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। देश में कोरोना के मामलों में बेशक कमी आ गई है, लेकिन बतौर नागरिक आपको सरकार के प्रयासों में पूरा साथ देना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी दुनिया से पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में दुनिया में परेशानी का सबब बने कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में भी प्रवेश कर लिया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक बेहद खतरनाक माना जाने वाला एक्सी सब वेरिएंट का पहला मामला गुजरात से सामने आ चुका है। इससे गुजरात में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस हो गया है। ओमिक्रॉन के एक्सी सब वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी संक्रमण दर बहुत तेज है और ये बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। लेकिन चिंता की बस इतनी ही बात नहीं है। ओमिक्रॉन के एक्सी सब वेरिएंट के अलावा गुजरात में ही इसका एक और दूसरा एक्सएम वेरिएंट भी सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गुजरात में एक्सएम वेरिएंट का यह दूसरा मामला है। एक्सएम वेरिएंट से पहले संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि मुंबई में पहले ही हो चुकी है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट को लेकर एक संभावना जताई है कि ये BA.2 से भी 10 गुना ज्यादा संक्रमित हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह वेरिएंट 10 गुना तक ज्यादा संक्रामक होगा। आपको बता दें, एक्सी वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन के ही दो लीनेज BA.1 और BA.2 की कंबाइन स्ट्रेन है। इसे लेकर WHO का कहना है कि इसके संक्रमण और व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव या किसी तरह का भिन्न व्यवहार नहीं देखा जाता तो इसे ओमिक्रॉन का ही एक दूसरा वेरिएंट मान लिया जाएगा। इसे लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि इस नए वेरिएंट की संक्रमण क्षमता 10 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ऐसे में यह इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। हालांकि यहां WHO ने यह भी कहा है कि इसकी इस अनुमानित संक्रमण क्षमता का सटीकता से अंदाजा लगाने के लिए इसके आंकड़ों की स्टडी की जाएगी। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि अब तक BA.2 सब वेरिएंट ही दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। ऐसे में एक्सी वेरिएंट ने चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस नए एक्सी वेरिएंट का पहला मामला 19 जनवरी को ब्रिटेन में सामने आया था। तब से अब तक इतनी कम अवधि में ही इससे जुड़े 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये बात इस वजह से भी चिंता बढ़ाने वाली है कि जो लोग इससे संक्रमित पाए गए थे उन्हें गहन चिकित्सा के दायरे में रखा गया था। इसके बावजूद इससे जुड़े मामलों में तेजी से बढ़त देखी गई थी। भारत में भी ओमिक्रॉन के एक्सी सब वेरिएंट से संक्रमित मरीज की गुजरात में पुष्टि हुई है। संक्रमित पाया गया मरीज विदेश यात्राएं करता रहा है। शुरुआती जानकारियों में मरीज के एक्सी वेरिएंट वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में रहने की सूचना मिली थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहते हुए एक्सी वेरिएंट की रिपोर्ट का खंडन किया था कि मौजूदा सबूत नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते हैं। भारत में हालांकि कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। ये भारत के लिए राहत भरी खबर तो है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अपने स्तर पर पूरी सावधानी बरतनी होगी ताकि कोरोना को देश में आगे भी नियंत्रण में रखा जा सके। इससे जुड़े सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी की बहुत जरूरत है। गुजरात में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XE सब वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। एक व्यक्ति में कोरोना के XE सब वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में XE वेरिएंट का एक मामला सामने आया था। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लाइन एज हैं। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट दहशत फैला रहा है। जहां कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस दम तोड़ रहा था, वहीं पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1150 नए मामले दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को एक दिन में दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या 1109 थी। औसतन हर 4 महीने में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट
उभरने लगते हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 83 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 5,21,656 हो गया है। वहीं कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 11,365 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,194 लोगों को कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से कुल रिकवरी की संख्या 4,25,01,196 है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच कोरोना वायरस के 826 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो भारत के नए मामलों का 11.33% है। राज्य में भी पिछले सप्ताह सकारात्मकता 0.51% से बढ़कर 1.25% हुई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185,55,07,496 है। देश में बीते 24 घंटों में 14,79,544 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी। कोरोना के मामलों को देखते हुए अब भारत में पहले जैसी सख्ती तो नहीं है, लेकिन हमें अब भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद एमएलसी की 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एमएलसी के इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होती दिख रही है। ठीक वैसा ही जैसे हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिख रही थी। इस चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस पहले ही सरेंडर मोड में है और किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों को इन दोनों पार्टियों ने नहीं उतारा है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर यूपी एमएलसी चुनाव को और दिलचस्प बना रही। दरअसल 2 सालों में होने वाले इन चुनावों में कुल 36 सीटों पर चुनाव है, लेकिन 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि दूसरी सीटों पर बीजेपी की सपा से टक्कर है। इस चुनाव में बीजेपी जीत के साथ अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी, तो अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 95 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान के लिए 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की 100 सदस्यीय विधान परिषद में इस समय बीजेपी के 35 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी के 4, कांग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी और निर्दल समूह का 1-1 सदस्य है। शिक्षक दल के 2 सदस्य हैं और 1 सीट पर निर्दलीय सदस्य है। सबसे खास बात तो ये है कि बीजेपी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अपना मत नहीं डाल पाए,
पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और बैलेट मतदान की रियायत नहीं होने की वजह से पीएम मोदी इस चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाए। दरअसल स्थानीय निकाय की विधान परिषद की वोटिंग में आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि इस चुनाव में जनता के चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधि अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम प्रतिनिधि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मतदान के बाद 12 अप्रैल को सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर बेहतर करने का दबाव होगा, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि सपा विधानसभा के नतीजों को भुलाकर बेहतर करने की कोशिश करेगी या फिर बीजेपी का विजय अभियान जारी रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान पर चुटकी लेते हुए पूछा कि बीजेपी इस पर होर्डिंग कब लगा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की तस्वीर भी पोस्ट की है, जिस पर लिखा है कि दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं भारत के लोग। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने लिखा, ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना शासन, ना प्रशासन, ना प्रबंधन, ना ही नियमन है और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए? इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी महंगाई को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, भाजपाई महंगाई ने बनाया कीर्तिमान, एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी और पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का बनाया रिकॉर्ड। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगा रही है। अपने इस ट्वीट के जरिए अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान पर चुटकी ली है। दरअसल पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, जिसके बाद पेट्रोल, डीजल की कीमतें सस्ती हुई थी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अगर मोदी के नसीब से आपकी जेब में कुछ रुपए बचते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। अब इसी पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद आप अब दूसरे राज्यों में नजरें टिकाए बैठी है, जिनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां इसी साल नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपकी तैयारियों को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कमल का फूल थाम लिया। उनके साथ संगठन मंत्री सतीश ठाकुर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और ऊना के जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल शुक्रवार को देर रात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन तीनों नेताओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे, जहां इन तीनों नेताओं को जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाकर नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनूप केसरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहां संगठन का काम शुरू किया था, 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे, मेरी टीम पिछले 8 साल से 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। किसी से बात करने का, मिलने का उनके पास एक समय नहीं था, 1 मिनट नहीं था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई थी।
इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा था कि बीजेपी सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि आपके इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन करेंगे, इसलिए आपके तीनों नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, वो आम आदमी की बात तो करते हैं लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर सकें। हालांकि मनीष सिसोदिया ने अनूप केसरी पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर रही है जिसके खिलाफ महिलाओं से गंदी बात करने का आरोप है। ऐसे शख्स के लिए रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब अनूप केसरी के बयान और अनुराग ठाकुर के आरोपों का निचोड़ अगर आप निकालेंगे तो एक बात तो समझ आती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आम आदमी पार्टी को सम्मान नहीं दे रही जिनके वो हकदार हैं। दरअसल 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का शानदार रोड शो हुआ था जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और आपके कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उनसे मिले बगैर ही वापस चले गए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ चुनाव से पहले सियासी उठापटक चलता रहता है, लेकिन किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव से पहले यूं पार्टी को अलविदा कह देना उस पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।